देखिए, कई लोग मैसेज लिख के मुझको भेजे थे कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। अब जो वीडियो आएंगे, जो पुराने वीडियो हैं, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मैंने डलवा दी है। तो पीडीएफ वाली समस्या का समाधान हो गया। दूसरे कुछ लोग ये कह रहे थे कि ऐप कहाँ है, क्या है, कैसा है। तो उसकी स्थिति है, आप लोगों से मेरी विनती है कि आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। जो ये वीडियो सब्सक्रिप्शन रहता है वीडियो में मेरे, जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी नया क्लास होगा तुरंत जो वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। तो इस समस्या का समाधान हो गया। तो पीडीएफ हो गया, ये हो गया। हाँ, तीसरा सुझाव लोगों ने दिया था कि टेलीग्राम चैनल बनवा लीजिए, ऐसे कैसे पढ़ाएंगे। चूंकि मुझे ऑनलाइन की बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए जो टेलीग्राम चैनल है वो टेक्नीशियन मेरे आज आ गए, तो उसको उन्होंने बना दिया है। और अब जो आज वाला वीडियो है उसके लास्ट में आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप जुड़ जाइए। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले टर्म पर मैंने पढ़ाया था जो निबंध आपको कि साहित्य और मानव मूल्य। अब देखिए, यही जो मानव मूल्य है, इक्का दुक्का छोड़ के बाकी ये सब नैतिक मूल्य ही है। और जब बहुत गहराई से कोई जाएगा तब ये अंतर होता है मानव मूल्य और नैतिक मूल्यों का। क्योंकि ये जो भी है सब अच्छे ही है, समाज के लिए हितकारी हैं। तो चाहे ये निबंध पूछा जाए कि साहित्य और मानव मूल्य, तब भी यही लिखा जाएगा। चाहे ये निबंध आपसे पूछा जाए कि साहित्य और नैतिक मूल्य, तब भी यही लिखा जाएगा। चाहे आपसे ये निबंध पूछा जाए कि साहित्य और नैतिकता, तब भी यही लिखा जाएगा। क्योंकि जो नैतिक मूल्य हैं जितने भी, सबका बंडल आप बना दीजिए, गुच्छा बना दीजिए, तो वही जो नैतिक मूल्य समग्रता में नैतिकता कहलाते हैं। तो ये तीनों निबंध एक ही हैं, और यही जो मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, और यही से कवर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले अपने नए निबंध पर। तो जो दूसरा निबंध है हमारा वो है साहित्य और प्रौद्योगिकी। अभी यहाँ देखिए, ये दो निबंध, एक तो होता है साहित्य और विज्ञान, दूसरा है साहित्य और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान क्या है? जो वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांत हैं उनका जो समग्र है वो विज्ञान कहलाता है। दूसरा, यही जो वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का जमीन पर उपयोग है, जिस इन सिद्धांतों का उपयोग करके जो मशीन है, जो उपकरण है, वे सब बनाए जाते हैं, उपयोगिता साधी जाती है। तो यही जो उपयोगितावादी पक्ष है विज्ञान का, इसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इस तरह विज्ञान दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तो वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों की ज्ञान राशि के रूप में हमारे सामने है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। दूसरा, इसी वैज्ञानिक ज्ञान और इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके जो उपयोगिता साधी जाती है, जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। तो जो जनरेटर है, जो इंजन है, ये जो हवाई जहाज है, जो टैंक है, मिसाइलें हैं, ये क्या है? अनुप्रयोग है। तो यही प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो चाहे आपसे ये पूछा जाए कि साहित्य और विज्ञान, चाहे पूछा जाए साहित्य और प्रौद्योगिकी, दोनों एक ही बात है। अब इसमें अगर साहित्य और विज्ञान पूछ दिया, मैंने साहित्य और प्रौद्योगिकी आपको पढ़ाया है, तो बीच बीच में निबंध में जहां जहां प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है वहां वहां विज्ञान कर दीजिए। बस आपको इतना ही काम करना है। ठीक है, देखिए आते हैं अपने निबंध पर। तो ये साहित्य प्रौद्योगिकी का निबंध, इसका विषय प्रवाह, मतलब जो साहित्य प्रौद्योगिकी हमारी विषय वस्तु या टॉपिक है। अब जो निबंध हम लिखेंगे उसमें प्रवाहित किस तरह से होगा हमारा टॉपिक, इसके मुख्य पड़ाव कौन कौन से होंगे, किन किन मार्गों से होकर गुजरेगा, वहां मील के पत्थर कौन होंगे, तो इसी को हम कहते हैं विषय प्रवाह। तो ये जो निबंध है हमारा, इसको हमने टुकड़े में बांट दिया। तो सबसे पहले तो हम प्रस्तावना लिख देंगे, विषय प्रवाह, इसी को विषय प्रवाह कहते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करें, पहला खंड हमारा है निबंध का, तो प्रस्तावना लिख देंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे भाई? हमारे विषय वस्तु ऐसी जिसमें दो विषय शामिल है, एक तो है साहित्य, दूसरी प्रौद्योगिकी। तो इन दोनों के अंतर संबंधों का कोई पक्ष हम उठा लेंगे रुचिकर, जो जिज्ञासापूर्ण हो, और उसी का डिटेल कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद फिर हम साहित्य क्या है इसको बता देंगे, फिर प्रौद्योगिकी क्या है इसको बता देंगे, फिर साहित्य और प्रौद्योगिकी में समानताएं क्या है इसको बता देंगे,
उसके बाद साहित्य और प्रौद्योगिकी में विभिन्नताएं क्या हैं, इसको बता देंगे। फिर साहित्य किस प्रकार से किस प्रकार से प्रौद्योगिकी को प्रभावित करता है, इस बात को हम बताएंगे। फिर जो प्रौद्योगिकी है वो साहित्य को किस किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसको हम बता देंगे। वास्तव में जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है वैसे वैसे साहित्य प्रौद्योगिकी एक दूसरे के ज्यादा सामने आते जा रहे हैं, एक दूसरे के ज्यादा निकट आते जा रहे हैं। इस निकटता के कारण साहित्य को भी लाभ हुआ है, प्रौद्योगिकी को भी लाभ हुआ है, लेकिन कुछ चिंताजनक पहलू भी सामने आए हैं इसके। तो जो चिंताजनक पहलू हैं वो उनको भी हम बता देंगे और उसके बाद एक निष्कर्ष दे देंगे। तो यही तो मामला हम लोगों का है। ठीक, अब आते हैं साहित्य प्रौद्योगिकी। तो देखिए साहित्य, अब हम यहां से शुरू करेंगे कि साहित्य और प्रौद्योगिकी के बीच गहरा संबंध, बहुत गहरा संबंध, बहुत गहराई से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अटूट संबंध है, टूट नहीं सकता। अगर ये संबंध को तोड़ा जाता है तो साहित्य को भी बहुत भीषण हानि होगी और उस तरह उपयोगी नहीं रहेगा। प्रौद्योगिकी को भी भीषण हानि होगी और उस तरह प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो साहित्य और प्रौद्योगिकी के बीच गहरा, अटूट तथा सुदीर्घ संबंध है, मतलब बड़े लंबे समय से है, आज से नहीं है, पुरातन काल से ही है। दोनों ही मानव की कल्पना तथा सृजनशीलता का परिणाम है। चाहे साहित्य हो चाहे प्रौद्योगिकी हो, दोनों मानव की कल्पना और सृजनशीलता का परिणाम है। कल्पना माने वो वस्तु जो हमारे सामने नहीं है उसकी मानसिक छवि बनाना, इसको हम कहते हैं कल्पना। तो साहित्यकार भी कल्पना करता है, प्रौद्योगिकी विधि भी कल्पना करता है। जो मशीन आज नहीं है दिमाग में उसका छवि बनाता है, तभी तो नई मशीन बनाएगा। इसी तरह जो साहित्यकार है वो अपना कल्पनाएं करता है, कल्पना करके जो सामने नहीं है उसकी छवि बनाता। कैसे? ब्रश से नहीं, शब्दमाला से छवि बना देता है वो। तो शब्दमाला से जो मानसिक छवि बनाता है साहित्यकार, वही तो उस कल्पना का साकार रूप होता है। इसी को तो हम सृजनशीलता कहते हैं। सृजनशीलता माने, अब देखिए साहित्यकार की सृजनशीलता क्या है? जो हमारे सामने नहीं है उसकी मानसिक छवि बना देना, न जो हमारे सामने नहीं अर्थात जो कल्पना है उसको साकार रूप दे देना, जमीन पर उतार देना। यही काम प्रौद्योगिकी विधि का है। साहित्यकार जो भी कल्पना उसने की है उसको साकार रूप कैसे देगा, यथार्थ में कैसे बदल के साकार रूप में उतारेगा, तो उसके पास एक ही उपकरण है, शब्द और अर्थ के बीच सामंजस्य स्थापित करके अपनी कल्पना को साकार रूप देता है, जिससे वो कल्पना साकार होती है, लगता है कि वो वस्तु विचार हमारे सामने ही है। तो यही तो काम होता है। तो ये इसी को सृजनशीलता कहते। जैसे कवि कहता, कलद्रक्त मुंडावली कंठमाला महाघोर रावासु दृष्टा कराला चिदानंद कंदन हसत मंद मंदन शरच्चंद्र कोटि प्रभापुंज बिमन सुरापान मत्तासु भक्ता नुरक्ता मुनि नाम कवि नाम हृदम धौतयंता। तो छवि बन गई ना माता रानी की। ये चीज इस तरह से ये सृजनशीलता होती है साहित्य की। अब देखिए प्रौद्योगिकी विधि की सृजनशीलता, तो वो नई नई मशीनें, नए नए उपकरण, कंप्यूटर, मेटावर्स, पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है जो पहले से नहीं है। ये उसकी सृजनशीलता, या जो हैं उनमें कुछ ऐसा नयापन लाता है जिससे उनकी दक्षता बढ़ जाए। तो दोनों ही मानव की कल्पना और सृजनशीलता का परिणाम है। दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण है। साहित्य किस लिए है? ताकि मानव और मानवता का कल्याण हो। समाज की जो है आंतरिक चेतना को जागरूक बनाता है, नैतिक स्थिति को सुदृढ़ करता है, चरित्र निर्माण करता है, सही दिशा दिखाता है। किस लिए? ताकि मानव और मानवता का अधिकतम कल्याण हो सके। प्रौद्योगिकी क्या करती है? नित नई नई मशीनें, नित नए नए उपकरण बनाती है। वो किस लिए? कि मानव का जो ये लोक है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, मनुष्य देह धारण किए हुए हैं, तो जो मानव के दुख हैं, तकलीफें हैं, तो मानव जो प्रयास है वो कम हो सके, मानव की क्षमताएं बढ़ सके, विस्तार हो सके, और मानव की जो दक्षता है वो बढ़ सके। तो दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण है।
तथा अपने समुचित प्रभाव के लिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। साहित्य के पास क्या है? विचार है, वही विचार प्रौद्योगिकी को देता है, तो प्रौद्योगिकी को फायदा होता है। साहित्य का मतलब वैज्ञानिक साहित्य भी इसी में आ जाता है, समझ रहे? जैसे आर्थर सी क्लार्क ने उपन्यास लिखा बहुत पहले, उसमें उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन का विचार दिया। उस समय कोई सैटेलाइट वगैरह था नहीं ना, ऐसा सोचा जाता था। साहित्य से विचार वैज्ञानिक साहित्य से आ गया प्रौद्योगिकी के पास, अब उनके लिए चैलेंज हो गया। तब उन्होंने फिर काफी दिन बाद जो है ये सैटेलाइट बने, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन वास्तव में ये जो कल्पना थी वो धरातल पर उतर गई, और उससे हमें जो सुविधाएं मिलनी थी वो मिलने लगी। तो देख रहे ना, तो इस तरह से मामला चलता है, तो एक दूसरे पर निर्भर है। और प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी ने ही तो साहित्य को विस्तार दिया है। साहित्य जो कुछ आज रच रहा है, तुरंत पूरी दुनिया में प्रौद्योगिकी उसको पहुंचा देती है। आगे हम लोग डिटेल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लास्ट में प्रस्तावना में कहा गया, अतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक बने, एक दूसरे की कमियों को जो दूर करते हैं उसको हम पूरक कहते हैं। जैसे स्याही और पेन, कार और पेट्रोल, गाड़ी और पहिया, पिछले टर्म पे हमने उदाहरण दिया था। वैसे ही साहित्य प्रौद्योगिकी भी है। जो प्रौद्योगिकी है वो साहित्य का तुरंत प्रसार कर देती है। साहित्य ने जो भी बिंब चित्र बनाया है, काव्य रचना की है, गद्य बनाया है, तुरंत पूरी दुनिया तक पहुंचा देती है। अगर साहित्य रचा जाए, पहुंच ही ना पाए, बड़ी धीमी गति से पहुंच पाए, तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो साहित्य निरर्थक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरी बात यही है कि जो साहित्य के नए विचार न दे, प्रौद्योगिकी के प्रति विवेकशीलता न दिखाए, तो प्रौद्योगिकी पता नहीं क्या कर डालेगी, तो नाश हो जाएगा। जैसे मशीनों का काम है मानव कल्याण के लिए उपयुक्त हो, ये नहीं कि ऐसी मशीन बन जाए जो मानव को ही मशीन बना दे, तब क्या होगा? जीवन नर्क हो जाएगा। तो ऐसी प्रौद्योगिकी फिर सब कहेंगे हमें नहीं चाहिए, तो प्रौद्योगिकी का विकास रोक हो जाएगा। तो ये बात अभी हम लोग डिटेल इस मुद्दे पर आएंगे। अब आगे साहित्य का अर्थ बता दिया गया कि साहित्य का शाब्दिक अर्थ है कि जिसमें हित चिंतन की भावना हो। साहित्य भावा इति साहित्यम, जिसमें हित चिंतन की भावना निहित हो या सन्निहित हो। तो हित माने हित चिंतन, किसके हित का चिंतन करना। तब आगे ये कहा गया कि यह जो है व्यक्तिगत हित चिंतन, अर्थात व्यक्तिगत हित चिंतन से यह पृथक है। तो व्यक्ति पर जो ही चिंतन है, अपने बारे में जो हम सोचते हैं वो बड़ा संकुचित है, संकुचित स्व है, संकुचित मैं है। पिछले टर्म पर मैं आपको बताया था कि वो रहने को घर को मकान हो या टदार, इससे साहित्य का कोई संबंध नहीं है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता ना। तो व्यक्तिगत हित चिंतन से पृथक समष्टिगत हित चिंतन। समष्टि माने समग्र, देखिए एक होती व्यष्टि, व्यष्टि माने व्यक्तिगत, दूसरे समष्टि, समष्टि माने समग्र माने सबके लिए। तो जो सबके समष्टिगत हित चिंतन माने सबके लिए, पूरी मानवता के लिए जो हित चिंतन किया जाता है या किया गया है, उसके सब उसी हित चिंतन पर आधारित ज्ञान की जो राशि इकट्ठा हुई है, उसी का कोष या खजाना, उसी का नाम ही साहित्य है। तो ये बात है, पिछले टर्म पे हम लोग बात किए थे। अब आइए प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का व्यवहारिक माने जमीनी स्तर पर अनुप्रयोग है, माने एप्लीकेशन। तो जो वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों की जानकारी हमें हुई है, उसको जमीनी स्तर पर जो मशीन उपकरण या प्रक्रियाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर जिसका उपयोग करके मानव कल्याण किया जाता है, तो विज्ञान की वो ब्रांच प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैसे चिकित्सा संबंधी जो भी ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान हमें मिला, उसका उपयोग करके तरह तरह की जीवन रक्षक उपकरण, मशीनें, एमआरआई, ये वो सब थर्मामीटर बनाए जाते हैं, देख रहे हैं ना। इसी तरह से जो मौसम संबंधी ज्ञान हमें मिला, मिट्टी संबंधी ज्ञान हमें मिला, इन दोनों का उपयोग करके सटीक कृषि की जाती है। तो ये क्या है, प्रक्रिया हो गई कि नहीं हो गई। इसी तरह जब गुरुत्वाकर्षण का हमको पता चला, छोटी मोटी मशीनें बनाने की हमने क्षमता हासिल की, तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का उपयोग करके टरबाइन हमने बना ली और उससे बिजली बना रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो ये
जो वैज्ञानिक सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का है उसका व्यवहारिक जमीनी उपयोग करके ही तो पन बिजली पैदा कर रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो ये चीज तकनीकी करती क्या है, प्रौद्योगिकी करती क्या है, मानव प्रयासों को कम करती है। अब हमें 10 किलोमीटर जाना है तो हम या तो पैदल जाएं, प्रौद्योगिकी ना हो तो, और दूसरा रास्ता है अपनी बाइक से जाएं, तीसरा है अपनी कार से जाएं, चौथा है अपना बस में बैठ के जाए। तो मानव प्रयास कम हुए और उद्देश्य मिल गया ना हमें। तो ये चीज मानव प्रयासों को कम करती है, मानव क्षमता को बढ़ाती है, विस्तार करती है। अब ऐसे ऐसे जहरीले वातावरण होते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, या बहुत भारी भारी सामान उठाने होते हैं, तो रोबोट आ गए हैं। रोबोट उन विषैले वातावरण जहां मानव जिंदा ही नहीं रह सकता वो अपना रहते हैं वहां, ऐसे भारी भारी सामान उठाते हैं जो मानव की क्षमता के बाहर है। तो प्रौद्योगिकियां क्या कर रही है, मानव क्षमताओं को विस्तार कर रही है। मानव क्षमताओं का विस्तार करे। या जैसे मुनीम जी हैं, 1000 संख्याएं जोड़ना है, उनका सिर चक्कर खा जाएगा, 6 बार चाय पिएंगे। कंप्यूटर है, बड़ी तेजी से वो संख्याएं जोड़ के योगफल बता देगा। तो देख रहे ना, तो मानव क्षमताओं का यहाँ प्रौद्योगिकी विस्तार करती है और मानव दक्षता बढ़ाती है, ये मानव कुशलता बढ़ाती है। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसका उपयोग जब किया जाता है तो बड़ा रोग का एकदम सटीक पहचान डॉक्टर को बता देती है। तो मानव की दक्षता इसने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, तो एकदम सटीक पहचान इसकी वो कर देती है। तो ये चीज मानव दक्षता और मानव क्षमता तथा दक्षता या उत्पादकता दोनों एक ही बात है, तो ये दो अलग अलग बातें नहीं है, तो इन दोनों को वो बढ़ा देती है। प्रौद्योगिकी माने यह ऐसा सेतु है जो ज्ञान को उपयोगिता में बदलता है। तो ज्ञान है हमारे पास, मशीन उपकरण बना के उपयोगिता हम उस ज्ञान की साधते हैं, इसी का नाम तो प्रौद्योगिकी है। तो एकदम सीधी सी बात हो गई। अब आगे चलते हैं। जैसा आमतौर पर माना जाता है कि साहित्य साहित्य है, प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी है, एक दूसरे के विपरीत है या एक दूसरे से दूर है, तो सच्चाई ये नहीं है। यही बात कही जा रही है कि दो साहित्य प्रौद्योगिकी वास्तव में एक दूसरे के विपरीत नहीं है या एक दूसरे के विलोम नहीं है, इनमें आश्चर्यजनक समानताएं हैं। कैसे? दोनों की उत्पत्ति मानव मस्तिष्क से हुई है। मानव दिमाग से ही साहित्य भी पैदा होता और मानव दिमाग से ही प्रौद्योगिकी भी पैदा हुई है। बुद्धि पक्ष का दोनों में महत्व है। साहित्य में भी भावना चाहे जहां आपके अंतर्मन से अंतरात्मा से आ जाए, लेकिन वहां शब्द और अर्थ का संयोजन करके सुंदर कलात्मक तरीके से लिखना तो साहित्य है। इसके लिए बुद्धि का बहुत उपयोग होता है। तो बुद्धि पक्ष का दोनों में महत्व है। इसीलिए इसी तरह से प्रौद्योगिकी में जो भी ज्ञान और सिद्धांत है, व्यवहारिक तौर पर कर पुर्जे उनको डिजाइन करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, व्यवहारिक उपयोग की मशीनरी तैयार करना बड़ी चीज है, उसमें भी बहुत अकल लगती है। तो साहित्य और प्रौद्योगिकी दोनों में बुद्धि पक्ष का बड़ा महत्व है। साहित्यकार और प्रौद्योगिकीविद दोनों के दोनों प्रेरणा के आलोक में काम करते हैं। आलोक माने प्रकाश, प्रेरणा माने व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति या उत्साह जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा कहलाती है। तो लोगों में उत्साह होता है, प्रौद्योगिकी विधि में उत्साह होता है कि हम नई मशीन डिजाइन करेंगे, साहित्यकार में उत्साह होता है कि एक सुंदर ग्रंथ हम लिखेंगे या सुंदर कविता हम करेंगे। तो वही जो प्रेरणा का प्रकाश है वही दोनों को गतिशील बनाता है कि कठोर परिश्रम करके अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, और ऐसे ही ये लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते। अब चाहे वो साहित्यकार हो, साहित्यकार क्या करता है? जगत का विश्लेषण ही तो करता है। जो भोलेनाथ ने सृष्टि रची है किस तरह से चलती है ये, तो साहित्यकार भी उसी का विश्लेषण करता है, उसी को देखता है कि अनुकूल परिस्थितियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में मानव स्वभाव की सच्चाइयां क्या हैं, मानव के मनोदशा की सच्चाइयां क्या हैं,
मानव चरित्र की सच्चाइयां क्या है, मानव मनोविज्ञान की सच्चाइयां क्या है, उन्हीं को ढूंढता है, उन सच्चाइयों को, और उन्हीं सच्चाइयों को ढूंढ करके उसी के आधार पर अपनी साहित्य रचना करता है। तो ये जगत का विश्लेषण ही तो है। दूसरी ओर जो प्रौद्योगिकी विधि है वो भौतिक पक्षों को देखता है जगत के, कि किन नियमों के आधार पर सृष्टि का या जगत का संचालन हो रहा है, प्रकृति ने क्या नियम बनाए। जिसे गुरुत्वाकर्षण की हमने बात की थी, जब इस नियम की खोज हो गई तब हमको पता चला, तो अब उसका उपयोग करके हम जानते हैं कि कितनी ऊंचाई से गिरे तो सुरक्षित रहेंगे, कितने से गिरे तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी का उपयोग करके हमने जो है पन बिजली वगैरह बनाई। इसी के आधार पर आइंस्टाइन ने अपना सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इसी से हम जानते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होगा, तो जो सैटेलाइट वगैरह हैं उससे तेज हम भेजते हैं, तभी पृथ्वी की कक्षा के बाहर वो जा पाते हैं। तो देख रहे हैं, दोनों के दोनों जो है जगत का विश्लेषण करके ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी ज्ञान का उपयोग करके कुछ न कुछ सृजित कर देते। हेलीकॉप्टर को आपने देखा होगा, बिल्कुल मक्खी की नकल है ये, तो उसकी डिजाइन प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि वो तुरंत साथ टेक ऑफ लैंडिंग कर जाती है। तो इसी तरह मक्खी की नकल कर हेलीकॉप्टर तैयार किया गया हो, टेक्नीशियन ने, प्रौद्योगिकीविद ने, इंजीनियर्स ने तैयार किया उसको, तो इस तरह से नकल की जाती है। इसी तरह से प्रकृति में, जगत में क्या है, एक अफ्रीकी बाज होता है, उसको सुनहरा बाज कहते हैं। वो बहुत तेजी के साथ एकदम डाइव भी करता, अगर कोई पक्षी उड़ता दिखाई पड़े एकदम 360 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से एकदम गोता लगाता नीचे आता है, उस पक्षी को पकड़कर तुरंत 160 किलोमीटर ऊपर इसी स्पीड से ले जाता है उसको अपने शिकार को खाने के लिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध तक जो वायुयान हमने बनाए थे, युद्धक विमान जो हमने बनाए थे, उनके डैने टूट जाते थे जैसे ही स्पीड ज्यादा होती थी, बड़ी समस्या थी। तब क्या हुआ, जगत का विश्लेषण करके उसी सुनहरे बाज के पंखों की नकल की गई कि ये किस तरह सीमित दबाव झेल जाता है। 360 किलोमीटर की स्पीड से नीचे आया और तुरंत 160 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ऊपर गया। जब उस सुनहरे बाज के पंखों की नकल करके वायुयान के पंखे बनाए गए, तो अब वो जल्दी टूटते नहीं है। तो यही बात कही जा रही है कि जगत की जटिलता के रहस्य का विश्लेषण इस साहित्य और प्रौद्योगिकी दोनों का क्षेत्र है। साहित्य मानव जीवन को परमानंद के लोक में ले जाना चाहता है। कैसे? साहित्य रस से भरा होता है, सौंदर्य से भरा होता है। तो जब इस तरह का श्रेष्ठ साहित्य आप पढ़ते हैं तो सब कुछ अपने दुखों को भूलकर उसी में तल्लीन हो जाते हैं। तो दुख का, जब दुख की आपको याद नहीं रहेगी तो उस दुख से तत्काल फिलहाल जब तक आप पढ़ रहे हैं आप दुखी भी नहीं होंगे, तो आनंद मिलेगा। और क्या रस से भरा है साहित्य, तो साहित्य का रस आप चखेंगे और अपने दुख को भूल जाएंगे। तो इस तरह का आनंद साहित्य देता है। दूसरा, जो धार्मिक साहित्य है वो ईश्वर के नजदीक निकट ले जाता है, और वहां पर वो सच्चिदानंद है, परमानंद का सर्वप्रमुख वो स्रोत है। तो इस तरह जो साहित्य है वो मानव को परमानंद के लोक में ले जाना चाहता है। और प्रौद्योगिकी क्या है, परलोक तक या भगवान तक न इसकी पहुंच है, न उस पर ये ध्यान देती है। ये क्या करती है, इसका केवल और केवल उद्देश्य ये है कि इस लोक में, पृथ्वी लोक पर मानव के जीवन को आसान बना देना, तीव्र बना देना। तो प्रौद्योगिकी क्या करती है, जो मानव का आनंद है उसी में नीचे पहिया लगा देती है। कैसे आसान बनाती, मशीन, उपकरण, पहिया वगैरह डिजाइन करके। तो ये कहा जाता है ये मानव के आनंद में पहिया लगा देती है, ताकि जो मानव है इस लोक में अपनी कल्पनाओं को साकार कर सके, मूर्त रूप दे सके कि भाई इतना आसान और सुगम जीवन हो जाए। तो ये प्रौद्योगिकी का ये जो है प्रौद्योगिकी का उपहार है। साहित्य जो है, साहित्य को मानव जीवन का क्रियाशील पक्ष कहा जाता है। इसी तरह प्रौद्योगिकी भी ये मानव जीवन के क्रियाशील पक्ष है। कैसे क्रियाशील? माने मानव जीवन या विद्या की वे पक्ष जो केवल सोचने, समझने और पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, उनको क्रियात्मक कहा जाता है। देखिए साहित्य है ना,
विचारों में परिवर्तन ला के क्रांति करने की इसमें क्षमता होती है, और इसने ढेर सारी क्रांतियों को जो है निर्देशित भी किया है, पैदा भी किया है। रूसो, वाल्टेयर, देखिए फ्रांसीसी क्रांति हो गई, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हो गया ना। तो साहित्य में क्रांति लाने की क्षमता होती है, विचारों को प्रभावित करके समाज में क्रांति पैदा करता है, क्रियाशील है ये। इसी तरह जो प्रौद्योगिकी है, तो प्रौद्योगिकी की क्रांति पैदा करती है, और पहली औद्योगिक क्रांति, दूसरी, तीसरी, अब चौथी चल रही है। तो देख रहे हैं ना, ये क्या परिवर्तन है, क्रांति की किसने? तकनीकी ने। तो यहाँ ये दोनों सक्रिय पक्ष है, और जब तकनीकी क्रांति होती है तो मानव का जीवन बदल जाता है। तो इस तरह से यही बात कही जा रही है कि साहित्य की बात प्रौद्योगिकी भी मानव जीवन का एक क्रियात्मक पक्ष है, और साहित्य हो चाहे प्रौद्योगिकी हो, दोनों समय के साथ विकसित होते हैं और समय के साथ बदलते हैं। अपने जो है पुराना स्वरूप जो है उसका, उसको छोड़कर नया रूप धारण करते हैं। सही बात है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। साहित्य भी प्रकृति का अंग है, प्रौद्योगिकी भी प्रकृति का अंग है। तो ये चीज, लेकिन जो साहित्य और जो प्रौद्योगिकी है, इन समानताओं के आधार पर दोनों एक नहीं हो जाते। साहित्य साहित्य है, प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी है। ये दोनों मानव सभ्यता के जो दो पृथक पृथक स्तंभ है, अलग अलग स्तंभ है, जो मानव विकास के भिन्न भिन्न पहलुओं का नेतृत्व करते हैं, या मानव विकास के जो भिन्न भिन्न पहलुओं हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो साहित्य वो क्या है? मानव संवेदनाओं, मानव भावनाओं से संबंधित है ये। तो ये जो साहित्य है मानव के आंतरिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। जो प्रौद्योगिकी है वो भौतिक विकास का, बाह्य विकास का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे? देखिए, तो ये चीज है। तो देखिए, साहित्य मानव संवेदना व कल्पना से जुड़ा है। सही बात है। संवेदना जानते क्या होती है? संवेदना एक भाव है, हृदय की तरंग है, लेकिन काफी जटिल भाव है। इसमें क्या क्या होता है? संवेदना बराबर करुणा प्लस दया और प्लस जागरूकता, तीन का मिक्सचर है ये भाव। करुणा माने दूसरों के दुख को देख करके दुखी होने की भावना। दया माने दूसरों के दुख को देखकर उनकी सहायता करने की भावना। जागरूकता माने अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं संवेदना। दूसरे को दुख को देखकर पहले हमारे मन में करुणा पैदा होती है, दुखी होते हैं। जितना ज्यादा करुणा पैदा होगी वही करुणा दया में ट्रांसलेट हो जाती है, हम उसको उसकी सहायता करने दौड़ पड़ते हैं। और जब हम जागरूक रहते हैं तो मानव सुख दुख आसपास के हमें पता रहते हैं। जागरूक ना रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या अत्याचार, अन्याय, शोषण हो रहा है, और न करुणा पैदा होगी न दया पैदा होगी। तो ये तीनों काम साहित्यकार करता है। करुणा भी होती है उसमें, दया भी होती है, जागरूकता भी होती है, इसलिए इसको संवेदना कहा जाता है। अब संवेदना के फलस्वरूप आपने सामाजिक घटना देखी, सामाजिक परिस्थितियां देखी, तो इसी संवेदनशीलता के बल पर तो आप साहित्य रचते। बिना कल्पना के साहित्य नहीं रचा जाता, नहीं तो वो क्या है, वर्णन वगैरह पता नहीं क्या हो जाएगा। कल्पना की जाती है, यथार्थ और कल्पना का मिश्रण कलात्मक है, सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यही तो साहित्य की मूल आत्मा है। तो ये चीज, तो जहां साहित्य मानवीय संवेदना व कल्पना से जुड़ा है, वहीं जो प्रौद्योगिकी है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों के व्यवहारिक अर्थात जमीनी स्तर पर अनुप्रयोग माने उपयोग से संबंधित है। तो ये बात है। साहित्य जो है मानव के आंतरिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो है मानव का जो आंतरिक विकास, मानव को संवेदनशील बनाता है, मूल्यों के प्रति जागरूक बनाता है, चरित्र में सुदृढ़ता लाता है, अच्छी दिशा दिखाता है, मनोभावों को ठीक करता है। तो मानव साहित्य मानव के आंतरिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ये है पहलू। तकनीकी प्रौद्योगिकी मानव की ये केवल बाह्य विकास से संबंधित है, आंतरिक विकास में कोई चीज का लेना देना अभी तक है नहीं। ये क्या करती है, हमारा मस्तिष्क कितना, हमारा वैज्ञानिक ज्ञान जो है कितना विकसित है,
हमारा मस्तिष्क कितना सक्रिय है, और अपनी समस्याओं, जो भौतिक समस्याएं हैं इस जीवन की, रोटी कपड़ा मकान समाज शिक्षा चिकित्सा, तो इनके समाधान के हमारी प्रतिबद्धता कितनी है, इस पहलू को, भौतिक विकास के पहलू को का प्रतिनिधित्व प्रौद्योगिकी करती है। तो ये चीज है। अब देखिए, साहित्य में दोनों बात है। साहित्य समय के साथ, अभी हम लोग पढ़े थे कि परिवर्तित होता रहता है, ये वो बात भी सही है। पहले श्रुति, वेदों को श्रुति कहा गया, सब एक दूसरे को गुरु शिष्य सुना के पीढ़ी दर पीढ़ी रटते रहते थे, लिखने का कुछ व्यवस्था थी नहीं। उसके बाद तब फिर भोजपत्र आए, तब लिपि लिखना प्रारंभ किया गया। तब उसके बाद में फिर आप ये पुस्तकें आ गई जब भोजपत्र के रूप में। फिर कागज आया तो कागज में लिखा जाना लगा। फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो जो पांडुलिपियां, हस्तलिपियां थी, उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद कंप्यूटर आया, तब कागज और पेन छोड़ के जो साहित्यकार है वो कीबोर्ड पर आ गया। देख रहे हैं ना, तो विकास ही तो है। लेकिन साहित्य की जो मूल बातें हैं वो कभी नहीं बदलती, वो शाश्वत होती हैं, सार्वभौमिक होती है। जैसे शांति है, प्रेम है, करुणा है, दया है, अहिंसा है, युद्ध है, ये कभी नहीं विषय वस्तुएं बदली, विषय वस्तुएं उसकी यही रहती हैं। तो विषय वस्तु की दृष्टि से साहित्य कभी बदलता नहीं है। यही बात कही जा रही है कि साहित्य की जो मूल भावनाओं कभी नहीं बदलती, युगों युगों तक एक समान रहती है। किंतु प्रौद्योगिकी जो है तेजी से बदलती रहती है। कल तीर कमान था, आप आज AK-47 आ गया। तो असभ्य से असभ्य व्यक्ति हो, कहीं कबीला हो, और उसको भी आप तीर कमान और AK-47 दोनों दीजिए, थोड़ी देर टेस्ट करने के बाद वो तुरंत तीर कमान फेंक देगा और AK-47 उठा लेगा। देख रहे ना, तो नई तकनीक आने से पुरानी तकनीक बड़ी तेजी से आउटडेटेड हो जाती है। तो यही बात बताई जा रही है। नेक्स्ट बात है, प्रौद्योगिकी की जो प्रत्येक चीज है वो परिभाषित होती है। प्रौद्योगिकी जो प्रत्येक चीज है वो परिभाषित होती है। वहां कुछ नहीं होता है। जो वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है, जितने मिलीग्राम जो चीज डालना है उतनी ही डाली जाएगी, सटीक नापा जाएगा, नहीं तो वो वैक्सीनें बदल जाएगी। इसी तरह मशीनें, कल पुर्जे देख रहे हैं कितना एकदम डिजाइन होते, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का अंतर कीजिए, मशीन में फिट नहीं होगा, फिट हुआ तो काम नहीं करेगा। तो प्रत्येक चीज एकदम सटीक और स्पष्ट होती है, प्रौद्योगिकी में परिभाषित होती है। किंतु साहित्य की उत्पत्ति कि अनुभूत व अनुभव के क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया। तो साहित्य कहां से आता है? अनुभव से। अनुभव कहां से पैदा होता? अंतर्मन से। तो अनुभव को परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक तो ये अनुभव व्यक्ति परक होता है, घटना एक घट रही है और अनुभव को अलग अलग लोगों को अलग अलग हो रहे हैं। बहुत पहले की बात है, मैं अपनी कोचिंग के पास बाइक पर चढ़े हुए, सड़क से, मतलब सड़क के नजदीक तो थे लेकिन मैं सड़क पर नहीं था, और पैर लगा के मैं खड़ा था। तब तक सामने से लड़की स्कूटी से बड़ी तेजी से आई और मेरी बाइक से टकरा गई और गिर गई। गिर के उठी तो मुझसे बोली, अंकल आपको दिखाई नहीं पड़ता, अंधे हैं क्या, कायदे से चलाते नहीं है। अब मैं बूढ़ा आदमी, तब तक मैं सोच रहा था कि मैं तो खड़ा हूं, मैं चले नहीं रहा हूं, तो अंधा होकर चलाने का सवाल कहाँ उठता। इतनी देर में एक आदमी पीछे से बाइक से आया। वो मुझसे कहा कि ये लड़की फाफा पुल से इसी तरह लहरा हुई तरह की स्कूटी चला रही, मुझे पता था कहीं ना कहीं लड़ेगी। देखिए आप खड़े थे, लड़ गई। अब इसको 2 थप्पड़ मारिए, नालायक कहीं की गुर्रा रही है। तो उस व्यक्ति ने ये मत, तब तक एक व्यक्ति और था सड़क पर, तो उसने कहा जाने दीजिए लड़की है। तो देख रहे हैं अनुभव अलग अलग हो गए ना। मैं चुपा हूं, वो दोनों के अनुभव अलग हो गए। तो एक तो व्यक्ति परक होते हैं, दूसरा मन की कितनी गहराई से उठेंगे इसको मापा नहीं जा सकता। तो अनुभूति का क्षेत्र जहां से साहित्य पैदा हो रहा है उसको नापा नहीं जा सकता। प्रौद्योगिकी सब की सब नपी तुली ही होती है, ये बात कही जा रही है। प्रौद्योगिकी मनुष्य के केवल शरीर पर काम करती है, शारीरिक सुख ही दे सकती है। और साहित्यकार की यात्रा पूरी जो है शरीर और आत्मा के बीच होती है। साहित्यकार क्या करता? अधिकतर साहित्य में आप देखिए
जो मनुष्य है उसकी जो भूख है, प्यास है, संघर्ष से वो अपनी कहानी शुरू करता है और फिर उसको आत्मा के क्षेत्र तक ले जाता है। शांति, करुणा, मुक्ति, दया के साथ वो उसको खत्म करता है। इसी को कहा जाता है कि साहित्य की यात्रा शरीर से आत्मा के बीच होती है। तो ये चीज, प्रौद्योगिकी केवल सत्य तक सीमित है। जो भी वास्तविकता जगत की देखती है उसी के आधार पर हम मशीन बना देती है, वहीं तक इसका काम है और बस वहीं तक ये सीमित भी है, इससे आगे वो नहीं जा सकती। जबकि साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, वो जो सुंदर है, तीनों को देख सकता है और मानव समाज को तीनों को दिखा सकता है। तो यही बात कही जा रही कि जो शास्त्र वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम, साहित्य की पहुंच इन तीनों तक है, तीनों को देख सकता है और दिखा सकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी की पहुंच केवल सत्यम तक है। नेक्स्ट, साहित्य नैतिक भी हो सकता है और नैतिक भी। तो साहित्य नैतिक भी हो सकता है, जो धार्मिक साहित्य है, अन्य प्रेरणादायक साहित्य है, आदर्शवादी साहित्य है, उसको नैतिक साहित्य कहा जाता है। नैतिकता माने सही और गलत का वर्गीकरण करने वाली ज्ञान की शाखा, और जो सही है उस पर चलने के लिए प्रेरित करने वाली शाखा। तो जितना हमारा धार्मिक साहित्य है, धर्म से ही तो साहित्य की उत्पत्ति हुई है, उस सब का सब नैतिक माना जाता। अन्य साहित्य जो हमें अच्छी बातों के लिए प्रेरित करता है उसको नैतिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी साहित्य है जो कि लैंगिक कुंठाओं को बिना पर्दे के व्यक्त करता है। अश्लील साहित्य, ऐसा साहित्य जो अपराध और हिंसा को, हत्या को बढ़ावा देता है, वो क्या, उसी को अनैतिक साहित्य कहा जाता है। तो इस तरह साहित्य नैतिक भी हो सकता, अनैतिक भी हो सकता, लेकिन प्रौद्योगिकी तटस्थ होती है। उसको ना आप नैतिक कह सकते, ना उसको आप अनैतिक कह सकते। तो ये चीज है। प्रौद्योगिकी धर्मनिरपेक्ष होती है, उसका किसी धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन साहित्य की उत्पत्ति धर्म से हुई है, तो प्रत्येक प्रकार का साहित्य निश्चित तौर पर कहीं न कहीं धर्म से जुड़ जाता है। तो प्रौद्योगिकी धर्मनिरपेक्ष होती है, किंतु साहित्य किसी न किसी अर्थ में धार्मिक ही होता है या धर्म से संबंधित होता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। तो ये चीज है। श्रेष्ठ साहित्य की बात कही जा रही। राष्ट्रकवि दिनकर के अनुसार साहित्य और प्रौद्योगिकी पर इन्होंने कहा है कि साहित्य एक परदानशील, माने दूसरे को दान करने वाली। सही बात है, ज्ञान, विवेक, प्रेरणा, साहित्य सब समाज को दान ही तो करता है। साहित्य एक परदानशील आराम तलब औरत है, हाथ पैर नहीं गंदा करती प्रौद्योगिकी की तरह से कि मोबाइल में काले हो गए। तो आराम तलब महिला है। साहित्य सुंदर होता है ना, इसलिए औरत से तुलना की गई है। औरत है जो बादलों पर लेटकर फूल सूंघती है, माने कल्पना करती है, बादलों पर लेटकर फूल सूंघती है और उसके मुख से केवल सुगंधित वाक्य निकलते, क्योंकि फूल सूंघी उसने, कल्पना की, कलात्मक अभिव्यक्ति की, सुगंधित याद करने के सुंदर सुंदर वाक्य निकलते। प्रौद्योगिकी फिर उन्होंने बताई ये क्या है, चीर फाड़ के कमरे में खड़ा हुआ ऐसा यंत्र मानव है जो मशीन, उपकरण और फार्मूले बोलता है। तो ये बात दिनकर जी ने कही है। सभ्यता के विकास के साथ साथ साहित्य और प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे के अधिक निकट आते जा रहे हैं तथा एक दूसरे पर अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं, अर्थात एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। अब देखिए, साहित्य किस प्रकार प्रौद्योगिकी जो है किस प्रकार साहित्य पर निर्भर है। तो साहित्य का जो प्रौद्योगिकी पर प्रभाव है वो बहुआयामी, अत्यंत गहरा तथा मूलभूत है। साहित्य प्रौद्योगिकी को नवाचार की प्रेरणा देता है। नवाचार माने
कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, विचार के बारे में कुछ नया कर देना जिससे उसकी दक्षता बढ़ जाए। तो मैं नवाचार बने नया तरीका। जैसे हमारा मंजन अलग होता है, ब्रश अलग होता है, लेकिन कोई ऐसा ब्रश बना दे जिसके अंदर मंजन रहे, थोड़ा सा ऐसे दबाइए तुरंत काम भर का मंजन बाहर आ जाए। नया तरीका हो गया कि नहीं हुआ? और मानव दक्षता बढ़ा रहा है, अभी तक नहीं आया, हो सकता है आगे आ जाए। तो ये चीज कही जा रही थी, ये नवाचार, नवाचार की प्रेरणा नवाचार की प्रेरणा देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्थर सी क्लार्क ने जो है अपने उपन्यास में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कल्पना की थी, तो नवाचार की प्रेरणा दिया साहित्य ने, और फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन संभव हो गया। इसी तरह से और वैज्ञानिक कथाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कल्पना पहले ही कर ली गई थी, तो वैज्ञानिकों ने उसको साकार कर करके नई तरह की चीजें बनाई जिससे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जमीनी स्तर पर आ गई। तो साहित्य जो है प्रेरित करता है प्रौद्योगिकी को कि वो नवाचार करे। तो ये चीज है। वैज्ञानिकों को क्या संभव है के लिए दृष्टि प्रदान करता है। अब जब साहित्य ने कोई कल्पना कर ली, यहाँ ऐसे से ऐसा हो सकता है, जैसे एच.जी. वेल्स, जूलियस बांस ने कल्पना कर ली चंद्रमा की यात्रा की, और उसके बाद अभी चुनौती हो गई वैज्ञानिकों के लिए, प्रौद्योगिकी विदों के लिए कि इसको साकार कैसे किया जाए। तो वास्तव में साहित्यकार जो कल्पनाएं पहले कर लेता है वो उस समय के प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संभव नहीं है, लेकिन वो प्रौद्योगिकी विद हैं उस कल्पना से जूझने लगते हैं, कैसे संभव है, कैसे संभव है। हो सकता है साइंस का निरंतर विकास हो रहा है, आज नहीं तो 100 साल बाद के जो प्रौद्योगिकी विद हैं आज साहित्य ने जो कल्पना की है और उसको वो यथार्थ रूप दे दें, साकार रूप दे दें। तो इस तरह से चलता है, साहित्य आगे रहता है, कल्पनाएं करता है, प्रेरणाएं देता है, और जो प्रौद्योगिकी है फिर उन चुनौतियों को स्वीकार करके धीरे धीरे उनको साकार रूप देती रहती है। तो ये चीज कही जाए। आज की सबसे बड़ी तकनीक जो जेनरेटिव एआई कही जाती है, जो प्रश्नों के उत्तर देती है, चैट जीपीटी वगैरह आप लोग जान रहे होंगे, वो पूरी तरह से साहित्य पर ही टिकी है। कैसे? साहित्य से ही इसने भाषा चुराई। ये जो कंप्यूटर मॉडल है वो भाषा पर टिके हुए, जो साहित्य का क्षेत्र है इसी से इसने भाषा चुराई। मुहावरे वगैरह इसने जो है इसी से मुहावरे वगैरह चुराए, जो भाषाई पैटर्न है वो उसकी इसने नकल की। और भाषाओं की अभिव्यक्ति कैसे की जाए तो उसकी भी ये चोरी करके आपके प्रश्नों के उत्तर देती रहती है। कैसे देती है ये? इसमें प्राचीन ग्रंथ ढेर सारे भर दिए गए हैं, धर्म की पुस्तकें, नैतिकता की पुस्तकें, दर्शन की पुस्तकें, सब भरी है इसमें विज्ञान की, और उन्हीं के आधार पर आपके प्रश्नों के उत्तर देती रहती है। और ये सब क्या है? साहित्य ही तो है। तो जनरेटिव एआई का निर्माण नहीं हो सकता अगर साहित्य से वो भाषा न चुराए, भाषा का पैटर्न न चुराए, मुहावरा न चुराए, अभिव्यक्ति के तरीके न चुराए। और उत्तर तब भी नहीं दे सकते कि ये सब चुरा ले, क्योंकि उसके अंदर साहित्य भरा हुआ, उसी आधार पर तो उत्तर देती है। तो यही बात कही जा रही है। कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वो क्या करता है? साहित्य की ही जो व्याकरण है, साहित्य का ही जो तर्कशास्त्र है, उसी की चोरी करके उसी आधार पर प्रोग्रामिंग करता है। तो यहां पर भी प्रौद्योगिकी साहित्य की नकल कर रही है। नेक्स्ट बात है, साहित्य ही प्रौद्योगिकी के उपयोग का विवेक प्रदान करता है। तो ये चीज कही, प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने और उसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए साहित्य उसका मतलब प्रौद्योगिकी का मार्गदर्शन करता है तथा चेतावनी देने का कार्य करता है। तो अब ये मार्गदर्शन कैसे करता है? ऐसे करता है, मानव समाज को उन्नत विवेक देता है, उसको ये समझाता है कि जो प्रौद्योगिकी है वो मानव की सेवा के लिए है, मानव पर शासन करने के लिए नहीं है, मानव को गुलाम बनाने के लिए नहीं है। तो ऐसी मशीन जो मानव को गुलाम बना सकती है सर्वथा त्याज्य है। तो इस तरह का विवेक देकर समाज का मार्गदर्शन करता है और समाज उस तरह प्रौद्योगिकी को लेके आगे बढ़ता है। और चेतावनी देने का कार्य करता है साहित्य।
जो वैज्ञानिक साहित्य, ढेर सारी वैज्ञानिक कथाएं हैं, वो इस बात की कल्पना करती हैं कि अगर ये मशीनें अनियंत्रित हो जाएं तो विश्व का, मानवता का क्या होगा। यही तो चेतावनी है कि ऐसा ना हो मशीनें मानव पर शासन करने लगे। तो इस तरह चेतावनी देता है। प्रौद्योगिकी भी साहित्य को बहुआयामी व युगांतकारी रूप से प्रभावित करती है। तकनीकी विकास ने क्या किया है? तकनीकी विकास ने साहित्य का जो सृजन है, जो सृजन है, जो प्रकाशन है, जो प्रसार है, सबके तरीके क्रांतिकारी रूप से उसने बदल, सृजन, प्रसार, उपभोग की संपूर्ण प्रणाली को बदल कर रख दिया है। कैसे? पहले सृजन कागज कलम से होता था, आज कीबोर्ड पर बैठ के तुरंत टिप टिप करके सब लिख देते हैं, तो सृजन का तरीका बदल गया। प्रसार, पहले कागज कलम पर लिख कर जो साहित्यकार था वो प्रकाशक के जो है तलवे चाटता रहता था कि प्रकाशित कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए। अगर प्रकाशक दया करके प्रकाशित कर देता, कृति अच्छी होती, तो साहित्यकार फेमस हो जाता। लेकिन अगर प्रकाशक ने दया नहीं की तो कृति भले ही अच्छी हो, जब प्रकाशित नहीं हो पाएगी तो उसके साहित्य की तो हत्या हो गई ना। आज क्या है, इंटरनेट पर बैठ के वो अपने आप स्वयं प्रकाशक बन गया है अपना, तो स्वयं प्रकाशक बनने की क्षमता आ गई। प्रकाशक के उसको तलवे नहीं चाटने पड़ते, वहां चिरौरी नहीं करनी पड़ती, तो प्रकाशन का तरीका बदल गया। उपभोग, अब प्रसार किस तरह से? अब उसने अपना लोड कर दिया अमेजन पर, और उसके बाद पता नहीं कुछ लेटर वेटर लिख दिया, और जैसे ही उसने बटन दबाई पूरी दुनिया में फ्लैश हो रहा है। जिनको जरूरत है वो तुरंत अपना संपर्क किए ऑनलाइन, उसके बाद अपना क्यूआर कोड पर उसने फीस जमा की और तुरंत डाउनलोड उसने कर लिया। तो देख रहे उपभोग का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने साहित्य के स्वरूप को ही बदल दिया। पहले बहुत साहित्यकार भी खाली रहता था, लोग भी खाली रहते तो महाकाव्य लिखे जाते थे। फिर सामान्य काव्य या साहित्य पर बात आ गई, और प्रेमचंद वगैरह की कहानी को आप छोटा भी नहीं कह सकते, बड़ा भी नहीं कह सकते। अब क्या है, यक्ष पर, इंस्टाग्राम पर नैनो कहानियों का प्रचलन आ गया है। माइक्रो कविताएं लिखी जा रही। क्यों? मानव जीवन बड़ा व्यस्त हो गया, प्रौद्योगिकी ने सुविधाएं दी है, तो बड़ा छोटी छोटी कहानी, बड़े छोटी छोटी कविता, क्योंकि बड़ी पढ़ने का समय किसी के पास है ही नहीं। तो देख रहे रूप बदल गया, साहित्य के नए नए रूप तकनीकी बदलाव के कारण सामने आ रहे हैं। तकनीकी विकास ने साहित्य को भोजपत्रों व हस्तलिपियों से निकालकर आमजन, इसको सही का आम जन तक पहुंचाया। ये तथा नहीं, ये तक है, ठीक? तो तथा को तक कर दीजिए। पहले क्या होता था, भोजपत्रों वगैरह पर जब लिखा जाता था साहित्य, तो बैलों तक सीमित होता है, आम जनता तक वो नहीं पहुंचता था। जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो कागज पर लिखा जाना लगा, तो इस तरह जो साहित्य महलों से निकल करके वो आम जनता को उपलब्ध होने लगा। यही बात कही जा रही है। डिजिटल तकनीक ने साहित्यकार को कलम से कीबोर्ड तक पहुंचा दिया है। स्वयं प्रकाशन में भी साहित्यकार को सक्षम बनाया, ये बात हम लोग कर चुके हैं। यक्ष तथा इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म नैनो कहानियों और यक्ष कविताओं जैसे साहित्य के नए रूपों को जन्म दिया है, जो बड़ा छोटे छोटे हैं क्योंकि जीवन व्यस्त है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मॉडल आ गए। पहले तो ये जवाब देते, अब ये लिखने भी लगे। तो ये जो मॉडल है, कविताएं, पटकथाएं और लेख लिख रहे हैं। गूगल ट्रांसलेट आ गया जो अनुवाद में अति सक्षम है। किसी भाषा में आप साहित्य लिखिए और वो सब ट्रांसलेट कर देता है और पूरी दुनिया तक पहुंचा देता है। तो जो क्षेत्रीय साहित्य और पूरी दुनिया तक उसकी पहुंच उसने आसान कर दी है। तो देखना कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। मूल्यवान जो साहित्य पहले था सुरक्षित रखा जाता था, बहुत उपाय करने पड़ते थे, चूहे ना खा जाए, दीमक ना खा जाए, बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब डिजिटल रूप में पूरी तरह सुरक्षित हो गया। तो ये चीज अतः तकनीक ने साहित्य के विस्तार के लिए नए नए द्वार खोल दिए हैं। सही बात है। तकनीक के कंधे पर तकनीक बड़ी तेजी से विकसित हो रही। तकनीक के कंधे पर साहित्य आगे चल के और ज्यादा ऑडियो विजुअल हो जाएगा, जिसकी संभावना है, दृश्य श्रव्य हो जाएगा और ज्यादा इंटरएक्टिव हो जाएगा। मतलब जो पाठक और साहित्यकार है आपस में और ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे। तो ये चीज कही जा रही है। किंतु इनके साथ ये तो सुविधाएं साहित्य को तकनीकी ने दे दी, लेकिन इन सुविधाओं के साथ साथ अनेक चिंताएं भी उभर के सामने
आ रही हैं और नकारात्मक घटनाएं भी उभरी हैं। कैसे? अब साहित्य का जब डिजिटलीकरण हो गया तो वे जो लोग जो चालाक वगैरह हैं या दक्ष हैं तो वो वहीं से चोरी कर लेते हैं अपना डिजिटल, जहां आपने तालाबंद किया है वो उसी को तोड़ के अपना चोरी कर लेते हैं। तो डिजिटलीकरण के कारण साहित्य चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, साहित्य की गुणवत्ता गिर रही है। बाजारू माहौल हो गया है तो कोई उस तरह बड़ा चिंतन मनन नहीं करता, उसको लगता है क्या बिक सकता है, बस टाइटल लगा के कुछ ना कुछ लिख दिया और उसको लगता है टाइटल से ही कुछ इनकम हो जाएगी, तो बहुत चिंतन मनन नहीं किया जाता, इसलिए गुणवत्ता गिर रही है। पाठक की गहराई भी गिर रही है, क्योंकि पाठक इतनी जगह सब्सक्राइब किए हुए है कि हर मिनट में 6 नोटिफिकेशन आ जा रहा है, तो कुछ पढ़े कि तब तक नोटिफिकेशन आए, फिर उसको देखे, फिर जैसे कंसंट्रेट होने को तो दूसरा नोटिफिकेशन आ गया, तो पाठक की गहराई भी गिर रही है। अब तो कम हो रही है, अब तो और स्थिति खराब हो गई कि एआई जो है वो साहित्य की जो मूल आत्मा है, जो कोर है उसका, उसकी ही चोरी करने का प्रयास कर रही है। साहित्य की मूल आत्मा क्या है? संवेदना है, सोच है, कल्पना है। अभी तक जो ये एआई है वो साहित्य की जो मूल आत्मा है, संवेदनशीलता, सोच और कल्पना, इनकी अभी तक नकल करने में असफल है। इसीलिए जो साहित्यकार साहित्य लिखता है उसमें जो मानव पीड़ा दिखाई पड़ती है वो एआई मॉडल जो साहित्य लिखते हैं उनमें दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन एक भयावह बात यह है कि अगर भविष्य में कभी ये जो एआई है, यही मूल आत्मा जो संवेदनशीलता, सोच और कल्पना, इनको चोरी करने में सफल हो गई तो उसके बाद साहित्य तो रहेगा, साहित्यकार नाम का जीव नहीं रहेगा, बेरोजगार हो जाएगा। ये बात है। अब लास्ट में हम निष्कर्ष दे देंगे। इस प्रकार साहित्य व प्रौद्योगिकी एक दूसरे के अत्यधिक निकट हैं, दोनों मिलकर मानव कल्याण को गति देते हैं। साहित्य जो है वो प्रौद्योगिकी का मार्गदर्शक है, विवेक देता है समाज को कि प्रौद्योगिकी को किस दिशा में ले जाया जाए। मार्गदर्शक व दिग्दर्शक है, दिशा दिखाता है। और प्रौद्योगिकी क्या करती है? साहित्य रूपी दर्पण में जो बिंब बन रहा है, साहित्य रूपी दर्पण में जो चित्र भर रहा है, वो तुरंत सारे संसार को पहुंचा देती है। तो इस तरह से जो है ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ओके, तो ये तो दूसरा निबंध हम लोगों का हो गया, साहित्य और प्रौद्योगिकी। और उसके बाद फिर अब हम लोगों की क्लास आज 6 तारीख है, 8 को होगी। 8 को फिर हम लोग पढ़ते हैं साहित्य और राजनीति, और तब उसके बाद फिर आगे बढ़ते, फिर साहित्य के 2 और निबंध हैं उनको भी कवर कर लिया या, और तब उसके बाद दूसरे क्षेत्र में आते हैं। कुछ लोग हमसे शेड्यूल पूछ रहे थे, तो अभी तो फिलहाल मैं इतना सोच पाया हूँ कि ये साहित्य वाली कहानी खत्म कर दें, ये निबंध बड़े टफ होते हैं। और उसके बाद हम लोग आ जाएं कहाँ, किस कृषि पर, वो छोटा क्षेत्र एक निबंध उससे आया था। उसके बाद हम लोग आ जाए नारी पर। तो इस तरह, क्योंकि समय कम है तो इस तरह से करें ताकि आरओ वालों, मेंस वालों को भी भला हो जाए। फिर आगे देखते हैं कहाँ आना है। ठीक है, ओके, थैंक्स।